एवरीवन, आज हम लोग फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैंने आपको 22 नंबर क्वेश्चन तक बता दिया था। 23 नंबर क्वेश्चन में है कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आप जानते होंगे कि कौटिल्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त भी था और एक और नाम चाणक्य भी था। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में थे। तो इसकी पुस्तक है एक जिसका नाम है अर्थशास्त्र, और इसके बारे में हमें जानकारी देना है कि ये है क्या। तो आप जानते होंगे अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना चाणक्य ने की थी। आप ये भी लिख सकते हैं कि अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने की थी, जिन्हें कौटिल्य अथवा विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रसिद्ध ग्रंथ में देखिए, ये इम्पोर्टेंट बात है, 15 खंड था, यानी पार्ट 15 था, 150 अध्याय था, यानी चैप्टर कितना था 150, और 180 उपविभाग था, यानी को पार्ट जिसको आप बोल सकते हैं, और 6000 श्लोक था। तो याद रखिएगा, 15 खंड था, 150 अध्याय था, 180 उपभाग था और 600 श्लोक था। इस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना ने यह सिद्ध कर दिया है कि भारतीय विद्वान प्रारंभ से ही न केवल आध्यात्मिक प्रश्नों पर विचार करते आए हैं, बल्कि उन्होंने भौतिक विषय पर भी विचार किया है। आप जानते होंगे कि भारत के लोग, इस बात से ये भी प्रूफ होता है कि भारत के लोग काफ़ी विद्वान रहे हैं शुरुआती दौर से ही। उसमें इस बात पर भी चर्चा की गई है इस बुक में कि ये लोग भौतिक विचार को भी काफ़ी अच्छे से समझते रहे होंगे, तभी तो ये पुस्तक में ये बात लिखी गई है। इस ग्रंथ का महत्व प्लेटो और अरस्तु की महान कीर्ति से कम नहीं है। ये लोग भी महान व्यक्ति रहे हैं। प्लेटो, अरस्तु, आप लोगों ने नाम सुना होगा। विद्वान के इस ग्रंथ की तुलना मैकियावेली एक व्यक्ति हैं, उनकी एक ग्रंथ है, किताब है, उसका नाम है द प्रिंस, इससे की गई है। किसका? कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के द प्रिंस से की गई है। कौटिल्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। तो आपको ऑब्जेक्टिव में ये भी प्रश्न आ सकता है कि किसे मैकियावेली के नाम से जाना जाता है, तो आप कौटिल्य लिख सकते हैं, ये भारत के मैकियावेली के नाम से जाने जाते हैं। तो आम भाषा में समझिएगा आप कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में। पहली बात कि इस किताब की रचना किसने किया था? तो चाणक्य ने। इसमें कितने खंड थे? 15। अध्याय कितना था? 150। और उपखंड कितने थे या उपभाग कितने थे? तो 180। कितने श्लोक थे? तो 6000। इस ग्रंथ की रचना जो हुई थी मेनली अर्थव्यवस्था के लिए नहीं हुआ था, राजनीति कार्यक्रम के बारे में ज़्यादा जानकारी देता है। किसके? आप जानते होंगे चंद्रगुप्त मौर्य के, या आप कह सकते हैं मौर्य साम्राज्य के राजनीति जीवन के बारे में ज़्यादा इस किताब में लिखा गया है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों का उल्लेख करें। यानी मौर्यकाल, जिस समय में चंद्रगुप्त मौर्य राजा था, अशोक और बिंदुसार इत्यादि राजा जो थे, उसके प्रमुख स्रोत को लिखना है, जो इतिहास हम लोग जानते हैं। तो मौर्य वंश के इतिहास की जानकारी साहित्य और पुरातात्विक दोनों स्रोत से होती है। आप जानते होंगे इतिहास लिखा जाता है तो कुछ किताबें हैं या कुछ पुरातत्व, यानी धरती की खुदाई के बाद कुछ प्राप्त हो गया उससे। तो साहित्य स्रोतों में यूनानी एक यात्री था, आप जानते होंगे मेगास्थनीज रहता था उसके दरबार में, उसकी एक किताब है, आप लोग जानते होंगे। मेगास्थनीज ने कौन सी किताब लिखा है? चलिए आप लोग कमेंट करिएगा, नहीं तो अगले एपिसोड में हम आपको इसका जवाब देंगे। और कौटिल्य का एक किताब है, अभी जस्ट पढ़े आप, अर्थशास्त्र। ये दोनों महत्वपूर्ण हैं। इसके साथ परवर्ती जैन हो गया, बौद्ध हो गया, पौराणिक ग्रंथ हो गया, सांस्कृतिक वर्णमय हो गया, इस सब की भी सहायता मिलती है। और पुरातात्विक स्रोत में देखें तो अशोक का जो बहुत सारा अभिलेख मिला है उससे जानकारी प्राप्त होती है, उससे अशोक के विचारों के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। इसमें उसके धर्म के प्रचार का भी उल्लेख है। तो ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी के बारे में अगर हम आम भाषा में लिखना चाहें आंसर, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी के कई स्रोत हैं, जिसमें से साहित्यिक स्रोत है और पुरातात्विक स्रोत है। साहित्यिक स्रोत में 2 किताब आपको याद रखना है, मेगास्थनीज, ठीक है, इसकी पुस्तक का नाम वैसे आप इंडिका याद रख सकते हैं।
और कौटिल्य की पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र, ये दोनों से जानकारी मिलता है। उसके अलावा जैन धर्म, बौद्ध धर्म की भी बहुत सारी किताबें हैं जिससे जानकारी प्राप्त होती है। अशोक का, अब देखिए यहाँ पे पुरातात्विक में अशोक का अभिलेख वगैरह है, इस सब से भी काफ़ी अच्छी जानकारी इसके बारे में प्राप्त होती है और मौर्यकालीन इतिहास हमें समझने में बड़ी आसानी होती है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है, अशोक के धर्म के बारे में आप क्या जानते हैं। ये भी आसान क्वेश्चन है, आप लोग इससे पहले पढ़ भी चुके हैं। अशोक का धर्म संकीर्णता से बहुत दूर और सांप्रदायिकता से बहुत ऊपर उठा हुआ था। किसी भी धर्म को उन्होंने नीचा नहीं दिखाया, सभी धर्मों की वो मान सम्मान इज्जत करते थे। लेकिन अशोक के धार्मिक विचारों तथा सिद्धांतों के कर्मागन विकास हुआ था। कलिंग युद्ध से पहले अशोक ब्राह्मण धर्म को मानता था, आप जानते हैं। वह मांस भी खूब खाता था, राजमहल में असंख्य पशु पक्षियों को प्रतिदिन वध करता था, यानी मार देता था। लेकिन कलिंग युद्ध के बाद उसके विचार एक महान परिवर्तन आया। आप जानते होंगे कि उन्होंने हिंसा को हमेशा हमेशा के लिए त्याग दिया और अहिंसा का मार्ग अपना लिया। अहिंसा के मार्ग अपनाने के बाद कई प्रकार से गरीब दीन दुखियों की मदद करने लगे और सभी लोगों के साथ एक बेहतरीन व्यवहार को उन्होंने अपनाया। कई प्रकार से उन्होंने कई काम अच्छे किए जिसे कि उसे महान राजा की उपाधि दी गई। अब धर्म की उन्नति के लिए उन्होंने इसका प्रचार भी खूब कराया और उसका क्या उद्देश्य था, तो ये समझ लीजिए, उद्देश्य बहुत इम्पोर्टेंट है। ये असल में धर्म के बारे में यही आपको अच्छी जानकारी मिलेगा, यही 4 पॉइंट से। उसने धर्म के सिद्धांत को शिलालेख पर खुदवा दिया कि क्या करना है क्या नहीं करना है। उसने धर्म महामात्रों की नियुक्ति की और ये कर्मचारी राज्य में घूम घूम कर लोगों को धर्म के सिद्धांत का प्रचार करते थे। अब बड़े अच्छी अच्छी बातें बताते थे कि लोगों को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना है, बूढ़े लोगों की मदद करना है, गरीब और दीन दुखियों की सहायता करना है, जीव हत्या नहीं करना है, ये सब बात सिखाया करते थे। उसने धर्म के नियमों को स्वयं अपनाया ताकि लोग उससे प्रभावित होकर इन नियमों को अपनाएं। देखिए, जब भी आपको कोई काम करना होगा तो लोग दूसरा तभी फॉलो आपको कर सकता है, जब आप जो काम करेंगे, अच्छे कार्य करेंगे, तभी दूसरा आपको देख करके वो भी अच्छा काम करने की कोशिश करेगा। उसने अपने सभी कर्मचारियों को लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने का आदेश दिया, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया। कुल मिला के इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, जितने अच्छे काम है वो आप लिख दीजिएगा तो इसका जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन या मौर्यों के नगर प्रशासन के विषय में संक्षिप्त परिचय दें। आखिर ये लोग कैसे शासन करते थे, क्या उसका उस समय में तरीका था राज करने का, इस बात को इसमें पूछा गया। मेगास्थनीज की किताब से पता चलता है कि पाटलिपुत्र जैसे बड़े नगरों के लिए विशेष नागरिक प्रबंधन की व्यवस्था की गई थी। देखिए, नगर के लिए विशेष नागरिक प्रबंधन की व्यवस्था, खास किस्म के नागरिक की व्यवस्था की गई थी। इस नगर के लिए 20 सदस्य की एक समिति थी, यानी 20 लोगों का एक ग्रुप था, ये समझ लीजिए, जो वार्डों में विभक्त की गई थी। प्रत्येक वार्ड में 5 सदस्य थे। अब देखिए, एक वार्ड में 5 लोग होते थे और ये वार्ड निम्नलिखित ढंग से अपना काम करते। देखिए कैसे काम करते थे। जो पहले का काम क्या था, तो पहले का काम कला और कौशल की देखरेख करना, कारीगरों के सिर्फ वेतन नियत करना और दुख में सहायता करना आदि था। अब आप समझ गए होंगे कि पहले ग्रुप का क्या काम था। तो काम था कला कौशल, जो भी स्किल वाला बंदा है उसको देख रेख करना, उसका जो भी समस्या है या उसका दुख है उसको दूर करना। दूसरे का काम क्या था, विदेशियों की देखभाल करना, तो जो भी लोग विदेशी हैं उसकी देखभाल करना और उसके लिए सुख सामग्री उपलब्ध कराना, यानी जो भी उनको ज़रूरत का सामान लगता था वो सब ला करके दिया जाता था। उनकी निगरानी करना कि कहीं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है, कहीं राज्य के खिलाफ कोई काम तो नहीं कर रहा है, ये सब काम था। तीसरे का काम क्या था, तो जन्म मरण का हिसाब रखना था ताकि कर लगाने में तथा अन्य प्रबंधन करने में सुविधा रहे। अब देखिए, कोई व्यक्ति अगर मर चुका है तो उस पर कर कैसे लगाया जाएगा, तो इस बात का कोई डाटा रहेगा तभी तो पता चलेगा कि कौन है कौन नहीं है। और चौथे का काम क्या था, तो व्यापार का प्रबंधन करना। और पाँचवें का काम क्या था, तो शिल्प कला में बनी हुई वस्तुओं की देखभाल करना। और छठे का काम क्या था, वस्तुओं की बिक्री पर लगे हुए विक्रय कर को एकत्रित करना, जो भी टैक्स मिल रहा है सामान सब पर, उस सब का। तो कितना बढ़िया शासन व्यवस्था था, हर काम के लिए अलग अलग नियुक्त किए गए थे लोगों को। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बेहतर क्वेश्चन है,
इसमें बोला गया है कि मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य का वर्णन करें। आखिर ये कला और स्थापत्य क्या होता है और उस समय में मौर्यकालीन के समय में कैसा था, इसी बात पे आपको क्वेश्चन पूछा गया। तो चलिए इसका आंसर जानते हैं कि इस युग के स्मारकों, स्तूप, स्मारक होता है बड़ा बड़ा बिल्डिंग टाइप का जो होता है, आदि पर जो लेप होता था, लेप किया गया था, वह आज भी यथावत है। मतलब जैसा लेप लगाया गया था वैसा ही उस पर आज तक है, खराब नहीं हुआ। भाव प्रकाशन तथा दर्शन में पूर्ण समर्थता है। कठोर पाषाण को काट कर, यानी पाषाण मतलब होता है पत्थर, पत्थर को काट छाँट करके बनाए गए स्तंभों का निर्माण, स्तंभ मतलब इस टाइप का पिलर टाइप का होता है, शैली में मौलिक है और इनके प्रतीक तथा अन्य चिन्ह कलात्मक यथार्थता से ओतप्रोत है। लोक कला की शैली प्रभावशाली, अभूतपूर्व और मौलिक है। देखिए उस समय में जो अशोक के द्वारा या उसके पूर्वजों के द्वारा जो भी चीज़ बनाया गया था, देखिए दीवार तक का लेप अभी तक खराब नहीं हुआ है, सोच लीजिए। और जो स्तंभ सब है वो सब खराब नहीं हुआ, इतनी बेहतरीन कलाकारी से बनाया गया था। अब देखते हैं कि आए दिन लोग भवन बनाते हैं, गिर जाता है, पुल गिर जाता है, लेकिन उस समय का सोचिए कितना बेहतरीन कारीगरी रहा होगा या बनाने का तरीका कितना उम्दा रहा होगा कि अभी तक वो सब चीज़ें टिकी हुई है, बहुत सारी चीज़ें। अगला देखेंगे तो राजप्रसाद। राजप्रसाद राजा के रहने का घर होता है। पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का जो राजप्रसाद है, ये वास्तुकला का बेजोड़ उदाहरण है। फाहियान एक व्यक्ति हैं, यात्री हैं, जो यहाँ आते हैं घूमने के लिए। तो उन्होंने क्या बताया कि यह प्रसाद मानव की कृति न होकर देव द्वारा निर्मित है। मतलब इसको इंसान ने नहीं बनाया, बल्कि ऐसा प्रतीत होता है, इतना सुंदर है कि लगता है भगवान ने बनाया है। सोचिए, अगर स्तूप की बात करेंगे तो बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक ने सोचिए 84,000 स्तूप बनवाया था। यह अतिशयोक्ति हो सकती है, मगर हेन सांग ने 80 स्तूपों को स्वयं अपनी आंखों से देखा। सोचिए हेन सांग ये विदेशी यात्री है, यहाँ आया था घूमने के लिए, तो ये जो भी लिखेगा वो सही लिखेगा ना। सांची का स्तूप मौर्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण। आप जानते होंगे सांची का स्तूप जो है वो मध्य प्रदेश में है। सांची का स्तूप कैसा होता है ये आप पैसे पर भी दे सकते हैं, 200 के नोट पर। चलिए आगे की बात समझते हैं और अगला टॉपिक है इसका लोक कला। लोक कला क्या होता है समझिए। मौर्यकालीन लोक कला का सर्वोत्तम उदाहरण है विशाल यक्ष यक्षिणी की प्रतिमा, एक मूर्ति बनी हुई यक्ष यक्षिणी की। इसमें मथुरा जिले में परखम ग्राम है एक जगह, वहाँ से मिली है यक्ष मूर्ति। और मणिभद्र एवं पटना के दीदारगंज से प्राप्त हुई है चबर धारनी की यक्ष प्रतिमा। ये दोनों महत्वपूर्ण हैं। अब यक्ष यक्षिणी की मूर्ति याद रखिएगा, उसकी सर्वोच्च उदाहरण है किसका, लोक कला का। लोक कला का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है यक्ष यक्षिणी की मूर्ति को। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपलब्धियों का वर्णन करिए। ये भी काफ़ी बेहतर क्वेश्चन है और ये गुप्त वंश का राजा था और जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे वो मौर्य वंश का था। तो जानते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के बारे में। चंद्रगुप्त द्वितीय की गिनती भारत के योग्य सम्राटों में की जाती है, यानी सबसे अच्छे राजाओं में से माना जाता है इनको। अपने बाहुबल से गुप्त साम्राज्य का विस्तार कर उसकी अनंत सेवा की, जिसके फलस्वरूप गुप्त साम्राज्य की नींव कभी कमज़ोर नहीं हुई। सोचिए कितना मजबूत ये नींव डाला होगा अपनी ताकत के बल पर। और ये बहुत ही महान शासक भी रहा है और काफ़ी ताकतवर शासक भी रहा है। यह एक बेजोड़ सेना नायक था, यानी बहुत अच्छा सेना नायक था। वह अपने देश में विदेशियों को देखना नहीं चाहता था, मतलब बाहर के कोई भी लोग आ गए तो उसको देखना नहीं चाहता था दूसरी जगह के लोगों को, इसलिए उसने उनको यहाँ से खदेड़ दिया था, यानी भगा दिया था अपने देश से। अब देखिए इनके और क्या क्या गुण थे। कूटनीतिज्ञता के क्षेत्र में भी वह अद्वितीय था, मतलब कूटनीति भी बहुत अच्छे से कर लेते थे ये। वह अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए सुकर्म और कुकर्म कुछ भी नहीं समझता था, यानी जैसा काम हो वो अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए, चाहे वो काम अच्छा हो या बुरा हो, सभी काम कर लेते थे। उसने एक नारी का वेश धारण करके, यानी एक महिला बन करके शंक राजा की हत्या की। आपको कहानी हम बताए थे कि उसके भाभी को लेकर के वो चला गया था और उससे जा कर के
उसकी हत्या करके और उसको लेकर के आया था। उसने अपने ज्येष्ठ भ्राता यानी भाई था उसका बड़ा वाला रामगुप्त, उसको मारकर मगध की गद्दी पर बैठा था। सोचिए, ध्रुव देवी को अपनी पत्नी बनाया था। ये ध्रुव देवी उसकी भाभी ही थी जिसको वो बचा के लाया था, और ये अपने भाई को मार करके और फिर राजा बना और उससे फिर विवाह किया। उसने अन्य देशों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने राज्य या साम्राज्य को सुदृढ़ किया। वैवाहिक संबंध होता है मतलब शादी विवाह का मामला बना करके, और अपने राज्य को क्या किया, मजबूत बनाया। राजा दो टाइप से अपने राज्य को बढ़ाता था, या तो विवाह कर लेता था या युद्ध लड़ करके अपने साम्राज्य को सुदृढ़ किया। उसके इन सभी कार्यों से यह पता चलता है कि वह उच्च कोटि का कूटनीतिज्ञ था। अब सोचिए, ये अपनी चालाकी, होशियारी, समझदारी से राज्य को जैसे भी हो आगे बढ़ाता था। उसने एक अच्छे शासक के सभी गुण विद्वान थे। उसके अंदर एक अच्छा राजा का जितना क्वालिटी होता है सब मौजूद था। उसकी शासन व्यवस्था बहुत अच्छी थी। जिस समय में राज करता था वो काफ़ी बेहतर था। वह न्याय प्रिय व्यक्ति था, यानी इंसाफ बहुत अच्छा करता था, जिसके फलस्वरूप उसके साम्राज्य में शांति और सुव्यवस्था थी। उस समय में बहुत ही कूल रहते थे लोग, बड़ी अच्छी व्यवस्था थी। उसकी साहित्य तथा साहित्यकारों से विशेष प्रेम था। जो भी किताब लिखने वाले व्यक्ति होते थे उन लोगों से इनको बहुत ज़्यादा मोहब्बत था। उसका राज दरबार विद्वानों से खचाखच भरा हुआ था। मैंने आपको बताया भी था कि काफ़ी तेज़ तर्राक 8 लोग रहते थे। विद्वान एवं कलाकारों को वह हर तरह से मदद करता था, यानी जितने पढ़े लिखे लोग और समझदार होते थे उसकी मदद बहुत करता था वो। उसके नवरत्नों में भी नवरत्न थे उसके पास, जैसे अकबर के पास था वैसे ही कालिदास हो गया, भवभूति हो गया, धन्वंतरी हो गया, ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट नवरत्न थे उसके, और विशेष रूप से ये प्रसिद्ध भी थे। आप जानते होंगे धन्वंतरी काफ़ी विद्वान व्यक्ति था। किसके मामले में? वैद्य के मामले में। उसके शासनकाल में संस्कृत भाषा की उन्नति हुई थी, यानी संस्कृत भाषा काफ़ी डेवलप किया था। किसके समय में? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के समय में। चलिए अगले प्रश्न को समझते हैं। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त को नेपोलियन से तुलना क्यों की जाती है? 2 उदाहरण बताइए। 2 कारण भी बता सकते हैं। विसेंट स्मिथ एक व्यक्ति का नाम है, महोदय ने समुद्रगुप्त की दिग्विजयों को देखते हुए उसकी तुलना फ्रांस के सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट से की। आप जानते होंगे नेपोलियन बोनापार्ट भी फ्रांस का एक महान राजा था। उसी से तुलना समुद्रगुप्त की गई है। वस्तुतः उनकी तुलना सही है, मगर यहाँ कालांतर है, यानी समय का अंतर है। आप जानते होंगे समुद्रगुप्त जो था वो 350 से 375 ईस्वी के बीच का इनका कार्यकाल था, जबकि नेपोलियन 1400 वर्ष पूर्व का है। अतः उन्हें कहना चाहिए कि नेपोलियन यूरोप का समुद्रगुप्त है, यानी समुद्रगुप्त के बहुत बाद में नेपोलियन बोनापार्ट आया। आप सभी जानते होंगे। तो आपको कारण समझ में आ गया कि नेपोलियन बोनापार्ट के बहुत पहले समुद्रगुप्त राजा हुआ करता था। गुप्त काल की धार्मिक दशा का वर्णन करिए, मतलब गुप्त काल में धर्म का कैसा स्थिति था? तो गुप्त काल के सभी सम्राट यानी जितने भी राजा थे हिंदू धर्म के अनुयायी थे, मतलब हिंदू धर्म को मानते थे, परंतु वो अन्य धर्मों का भी आदर करते थे। मतलब हिंदू धर्म को छोड़ करके बाकी जितने भी धर्म थे उसकी बड़ी इज्जत करते थे। इस काल में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का प्रभाव कम हो गया। मतलब जैसे बौद्ध धर्म जैन धर्म काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था, तो इस समय में आते आते बौद्ध धर्म और जैन धर्म का क्या हो गया? असर कम हो गया। इसके विपरीत यानी उल्टा हिंदू धर्म का विकास चरम सीमा पर था। इस जो राजा गुप्त काल का राजा था उसके समय में हिंदू धर्म काफ़ी तरक्की किया, यानी बहुत डेवलप किया था। इस काल में हिंदू मंदिरों का निर्माण बहुत ज़्यादा हुआ था। यज्ञ हो गया, हवन हो गया, ये पुनः होने लगा था। ब्राह्मणों का सम्मान बहुत ज़्यादा था। सम्राट की ओर से सभी धर्मों को पूर्ण स्वतंत्रता थी कि वे अपनी मनचाही विधि से पूजा अर्चना करें। मतलब जिसको जैसे तरीके से जिस धर्म को मानना है या जिस चीज़ की पूजा पाठ करनी है वो कर सकते थे, कोई रोक नहीं था। पदों पर नियुक्तियां धर्म या जाति के आधार पर न होकर योग्यता के आधार पर होती थी। यानी राजा का कोई मंत्री चुना जाएगा, कोई कर्मचारी चुना जाएगा, तो उसमें धर्म के नाम पे नहीं चुना जाएगा, बल्कि जो उस लायक होगा उसको चुना जाएगा। तो सोच सकते हैं आप कि राजा की एक बेहतर स्थिति धर्म के मामले में।
बौद्ध धर्म का पतन की ओर जा रहा था बौद्ध धर्म जो है। इसके प्रमुख कारण क्या थे कि राजकीय सहायता न मिलना, मतलब राजा कोई मदद नहीं करता था। जैसे बौद्ध धर्म के लिए कोई पैसे वैसे या कोई सामान वस्तु ये सब चीज़ नहीं देता था राजा। बौद्ध भिक्षुओं में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। दूसरी बात थी कि बौद्ध भिक्षु जितने भी थे वो भ्रष्टाचार के शिकार हो गए थे। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये प्रश्न। अगला प्रश्न है कि गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आखिर सोने का समय क्यों कहा जाता था, यानी स्वर्ण युग या स्वर्ण काल के नाम से क्यों जाना जाता था। इसके कई कारण हैं। गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहे जाने का निम्नलिखित कारण। देखिए पहला कारण क्या है। गुप्तकालीन समाज एक आदर्श समाज था, यानी आइडियल समाज था। कोई किसी को दुख नहीं पहुंचाता था, कोई दिक्कत परेशानी किसी के साथ नहीं करता था। लोग सद्भावना पूर्वक रहते थे, समझ गए, एक दूसरे की हमेशा मदद करते थे, किसी बात के लिए किसी से लड़ाई नहीं करते थे। दूसरा कारण है गुप्त राजाओं ने शकों को हराया था। शक जो था काफ़ी खतरनाक था, उसको हराया था और एक राष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना की थी। काफ़ी समय के बाद गुप्त लोग जो है एक अच्छे राज्य की स्थापना किया था। दूसरा कारण ये है। तीसरा कारण है व्यापार और वाणिज्य की उन्नति हुई थी, बिजनेस वगैरह खूब बढ़ा था। चारों ओर धन यानी पैसा और समृद्धि व्याप्त थी, काफ़ी बेहतर स्थिति सबकी हो गई थी। अगला पॉइंट है ललित कलाएं, मूर्ति कला हो गई, स्थापत्य कला हो गई, इस सब का बहुत ज़्यादा विकास हुआ था। इसके अलावा कालिदास हो गया, विशाख दत्त हो गया, हरिसेन हो गया, उसके बाद भारवी हो गया, अमर सिंह हो गया, ये सब इसी ज़माने में यानी गुप्त काल में ही इतने बड़े बड़े विद्वान हुए थे। महान गणितज्ञ ज्योतिषी आप जानते होंगे, बारहमिहिर और आर्यभट्ट, ये दोनों इसी टाइम में आए थे। तो सोचिए कितने विद्वान लोग इस समय में जीवन अपना जी रहे थे। तो इन लोगों ने काफ़ी कुछ किया जिसकी वजह से गुप्त काल स्वर्ण काल बना। तक्षशिला हो गया, सारनाथ हो गया, नालंदा हो गया, ये सब विश्वविद्यालय में शिक्षा के लिए अन्य देश से भी लोग आते थे और लोगों के आदर्श जीवन था। इन्हीं कारणों से गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। अब देख लिए, बड़ी आसानी से आप लिख सकते हैं। 2-3 पॉइंट भी याद रहेगा तो आपका आंसर काम चल जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत की राजनीतिक स्थिति का वर्णन करें, यानी 600 ईसा पूर्व में किस प्रकार से भारत की राजनीति स्थिति थी, मतलब राजा लोग कैसे राज करते थे या सत्ता कैसे चलता था, देश कैसे चलता था, इसके बारे में पूछा जा रहा है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में कोई सर्वोच्च सत्ता नहीं थी, यानी सबसे ऊपर कोई सत्ता नहीं थी, बल्कि 16 बड़े बड़े महाजन पद थे और इसके अतिरिक्त कई छोटे छोटे राज्य थे। मतलब बड़ा बड़ा राज्य 16 गो और छोटा छोटा राज्य बहुत सारा था, जिसके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। मतलब इसके बारे में जानकारी के लिए कोई जैसे बुक नहीं है या कोई और चीज़ नहीं प्राप्त हुआ है। आर्यजनों या कबीलों के आधार पर संगठित थे। आप जानते होंगे कबीला के छोटा छोटा ग्रुप जो रहता है इस टाइप से। धीरे धीरे वे कुछ निश्चित स्थानों पर बस गए, यानी धीरे धीरे क्या हुआ, बसना शुरू हुआ खास जगह पर। जिन क्षेत्रों में जन बस गए वे जनपद कहलाए। कल ही मैंने बताया था कि जब कुछ लोग ज़्यादा हो जाएगा तो उसको जनपद बोलेंगे और छोटे छोटे जनपद से मिल करके क्या बना, महाजनपद। और ऐसे में 16 महाजनपदों का हमें जानकारी मिलता है। बौद्ध धर्म की एक किताब है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय, इसी में ये बात लिखा हुआ है। और अधिकांश महाजनपद जो था वो राजतंत्र था। मैंने बताया था कि 2 ही ऐसा था जिसमें गणराज्य था। सबसे शक्तिशाली कौन था, मगध था। तो यही प्रशासन का व्यवस्था था। अगला प्रश्न ये है, अगला प्रश्न है कि 2 गुप्तकालीन मंदिरों के नाम एवं स्थान लिखिए। मतलब गुप्त काल में 2 मंदिर का नाम बताना और जगह का नाम। कला और स्थापत्य की दृष्टि से गुप्त काल बहुत ही खास काल था, उसके जैसा कोई काल नहीं था, ये समझ लीजिए। तो स्थापना 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला देखिए 600 से 900 ईस्वी। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से ममल्लमपुर के साथ साथ मंदिर और मूर्तियाँ, एलोरा के कैलाश मंदिर, एलिफेंटा का मंदिर, ये सब जो है इसमें आ जाता है। और 900 से 1200 में देखेंगे तो खजुराहो का मंदिर जो बुंदेलखंड में है, उड़ीसा, राजपूताना, चोल, पल्लव और वंशों में मंदिर आता है। तो ये दोनों को आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, काफ़ी आसान है। खजुराहो का बुंदेलखंड लिख दीजिएगा, ये याद रहेगा। तो इसके अलावा इसमें अगर लिखना है तो मल्लापुरम का रथ मंदिर लिख दीजिएगा, या एलोरा का कैलाश मंदिर या एलिफेंटा, कोई भी याद रहेगा तो वो लिख दीजिएगा। आपको तो 2 का ही नाम बताना है।
अगला प्रश्न है गुप्त काल के विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर प्रकाश डालें। यानी गुप्त काल में जो विज्ञान वगैरह था उसमें क्या क्या था, टेक्नोलॉजी वगैरह, वो समझिए उस समय की। गुप्त काल में विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति हुई थी। पहला गणित, दूसरा रसायन विज्ञान, तीसरा पदार्थ विज्ञान, चौथा धातु विज्ञान, पांचवा ज्योतिषी। ये सब आप जानते होंगे अलग अलग क्षेत्र है आदि। इस काल में काफ़ी प्रगति हुई थी। दशमलव भिन्न, आप देखे होंगे दशमलव का भिन्न मैथमेटिक्स में, इसकी खोज हुई थी। रेखा गणित आप लोग देखे होंगे या पढ़ते होंगे मैथमेटिक्स में, उसके अभ्यास इसी काल की देन है। सोचिए, आर्यभट्ट इसी युग में ख्याति प्राप्त हुए गणितज्ञ बहुत बड़े थे और ज्योतिषी भी थे। उनका ग्रहण के संबंध में विचार वास्तव में वैज्ञानिक है। जैसा कि आप जानते होंगे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में जानकारी हासिल होती है। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमता है, मतलब पृथ्वी के पास एक अक्ष है और उस पर चारों तरफ नाचता है। चरक और सुश्रुत इस युग के प्रसिद्ध वैद्य थे। आप जानते होंगे कि इलाज के लिए वैद्य हुआ करता था उस ज़माने में। बारहमिहिर और ब्रह्मगुप्त इस काल के ज्योतिषज्ञ थे। तो ये बारहमिहिर जो थे और ब्रह्मगुप्त थे, ये दोनों किस बात को बताते थे, जैसे भविष्य वगैरह बताते हैं ना ज्योतिषी। और ब्राह्मण सिद्धांत ब्राह्मण गुप्त की ही रचना की थी। तो ये सारी बातें गुप्त काल में हुई थी। आज का आखिरी प्रश्न है कि अशोक के अभिलेखों का वर्णन करें। अशोक ने बहुत सारे अभिलेख लिखवाए, उसी के बारे में बताना है। तो अशोक के अभिलेख जो है जनता की पाली और प्राकृतिक भाषाओं में लिखे हुए थे। उस समय में पाली और प्राकृतिक भाषा चलती थी, उसी में लिखा गया, पहली खास बात है। इसमें ब्राह्मणी खरोष्ठी लिपियों का भी प्रयोग है। कुछ कुछ जगह पर ब्राह्मणी और खरोष्ठी लिपि भी लिखा गया है। इन अभिलेखों में अशोक का जीवन वृत्तांत और आंतरिक तथा बाहरी नीति और उसके राज्य विस्तार संबंधी जानकारी मिलती है। अशोक के बारे में कैसा राजा था, लोग बाहर में उस लोगों के साथ कैसा व्यवहार था, राजमहल के अंदर में कैसा व्यवहार था, ये पूरी जानकारी इसमें लिखी गई है। इन अभिलेखों में सम्राट अशोक के आदेश अंकित होते थे, मतलब इसी अभिलेख में क्या क्या वो ऑर्डर करते थे वो सारी बातें लिखी गई है। अशोक के अभिलेख इतिहासकारों के लिए अमूल्य निधि है। जैसे इतिहास लिखना होगा जिसको, उसके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। इन स्तंभों पर 3 प्रकार के राज आदेश मिलते हैं। कौन कौन है? पहला देखिए, इसमें सबसे प्रसिद्ध 7 स्तंभ राज्य देश है, जो दिल्ली में, मेरठ में, इलाहाबाद में, रामपुरवा में, लौरिया एराज में, इन सब जगहों पर ये सब प्राप्त हुआ है। अशोक के धम्म के नीति के बारे में ये अभिलेख बताता है। उसके बाद दूसरा देखिएगा, तो दूसरा प्रकार का लेख लघु स्तंभ राज्यादेश है। इसे नाम में प्रसिद्ध है। ये सारनाथ में मिला है जो बनारस में है, आप लोग जानते होंगे। सांची है जो भोपाल में, मध्य प्रदेश में पड़ता है। बनारस तो उत्तर प्रदेश में है। इलाहाबाद, इस सब जगह पर मिला है। और जो तीसरा है, इस प्रकार का तराई के स्तंभ लेख हैं, जो रुमेनदेही और निगलीबा जो कि नेपाल में है, में पाया गया है। इसमें अशोक द्वारा महात्मा बुद्ध की जन्मभूमि को देख रेख हेतु यात्रा का वर्णन किया है। तो कई प्रकार से अशोक ने अपने अभिलेखों के द्वारा लोगों को जानकारी दी है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर अगले चैप्टर लेकर के अगले दिन आएंगे।